नमस्कार छात्रों, मैं प्रियंका साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय आदर्श महाविद्यालय शहपुरा डिंडौरी से आज मैं आपके समक्ष फाइनल ईयर के सिलेबस में से सेकंड पोर्शन के फर्स्ट यूनिट में से भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में व्याख्या करूंगी। भारत सरकार अधिनियम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि यह वह अधिनियम है जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक स्वरूप पर अंकुश लगा दिया गया और भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। भारत शासन को और अधिक अच्छा बनाने के लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया था। भारतीय शासन अधिनियम की धाराएं, उपबंध उसको जानने के पूर्व इसको लागू करने के पीछे क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे, यह जानना आवश्यक है। बिना पृष्ठभूमि की व्याख्या किए बिना इसका परिचय अपूर्ण होगा। यद्यपि सन 1857 की क्रांति भारतीय शासन परिवर्तन का तात्कालिक कारण मानी जाती है, उससे समय से पूर्व ही इस परिवर्तन हेतु आवश्यक कारण उत्पन्न हो चुके थे। कारण इस प्रकार है। प्रथम कारण, सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध सन 1764 में बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के त्रिगुट के साथ अंग्रेज़ों का हुआ था। इस युद्ध में इस त्रिगुट की पराजय हुई थी। परिणाम स्वरूप इन्हें सन 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इस संधि में यह प्रावधान किए गए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार जो है वह अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ में दीवानी मुकदमों से संबंधित संपूर्ण फैसले लेने का अधिकार भी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के पश्चात में कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त होने से कंपनी के राजनीतिक स्वरूप में वृद्धि हो गई और यह जो वृद्धि थी सभी के लिए, विशेषकर इंग्लैंड और इंग्लैंड की जनता के लिए एक चिंतनीय विषय बन गया और उन्होंने यह मांग, ब्रिटिश संसद में यह मांग करने लगी कि कंपनी राज्य के अंदर ही एक राज्य उत्पन्न कर रही है, इसीलिए उसका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। द्वितीय कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापार करने के उद्देश्य से द्वितीय कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापार करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, परंतु धीरे धीरे कंपनी का जो स्वरूप है वह राजनीतिक होता जा रहा था और कंपनी के राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात जब कंपनी के हाथ राजनीतिक सत्ता आ गई तो इस स्थिति में इंग्लैंड की सरकार का इसके क्रियाकलापों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लगातार युद्धरत होने के कारण इसको आर्थिक रूप से बहुत अधिक क्षति हुई। इसीलिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश काउंसिल में, ब्रिटिश संसद में ऋण प्राप्ति के लिए मांग की, तब सन 1772 में 90 लाख पाउंड का ऋण मांगा। तब संसद के द्वारा इसे स्वीकार तो किया गया और इसे 14 लाख पाउंड का ऋण अवश्य प्रदान किया गया। साथ ही साथ में इसके कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित किया गया। सन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा यह बताया गया कि बंगाल का गवर्नर अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। द्वितीय, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होंगे और बंगाल और मद्रास की, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है वह अब बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन हो जाएगी। इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण किया गया, परंतु शीघ्र ही रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक दोष विद्यमान होने लगे। गवर्नर जनरल का काउंसिल पर नियंत्रण नहीं था। गवर्नर जनरल और गवर्नर के कटुतापूर्ण संबंध होने लगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र निश्चित न होने के कारण भी एक समस्या का कारण बन गया। परिणाम स्वरूप शासन में अनेक अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश संसद द्वारा इन दोषों को दूर करने के लिए सन 1784 में एक एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसीलिए इसे पिट्स का इंडिया एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक स्वरूप पर नियंत्रण कसने के लिए लाया गया था। इसके द्वारा
यह प्रावधान किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उस पर एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की जाएगी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाएगा, जो समस्त कंपनी के नियमों को नियंत्रण करेगा। इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, और इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई और यह 1858 तक चलती रही। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित द्वैध शासन पद्धति त्रुटिपूर्ण थी। शासन कार्य और उत्तरदायित्व संचालकों, नियंत्रण मंडलों और भारत के गवर्नर जनरल के मध्य में बांट दिया गया, अतः अधिकारियों के उद्देश्यों और आदेशों में एकता संभव नहीं थी। नियंत्रण मंडल द्वारा संचालक सभा में झगड़े होते थे जो शासन प्रबंधन की कुशलता के लिए लाभप्रद नहीं थे। लॉर्ड पाल्मस्टन ने फरवरी 1858 में भारत शासन को उत्तम बनाने हेतु यह नियम दिया कि सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों का उत्तरदायित्व होना आवश्यक है, परंतु इस मामले में भारत सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व एक ऐसी संस्था को प्रदान किया गया है जो उन लोगों द्वारा निर्वाचित की गई है जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है, अपितु उन लोगों द्वारा निर्वाचित की गई है जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है, केवल उनके पास भारतीय कंपनी के अंश है। इस प्रकार ब्रिटिश प्रजा और सरकार दोनों ही इस पद्धति से असंतुष्ट थी और पार्लियामेंट में इसकी कटु आलोचना होने लगी। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी चार्टर एक्ट में भी 1813 के चार्टर एक्ट में भी ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश प्रजाजनों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। इस तरह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पे अंकुश लगा दिया गया। वहीं 1833 में यह प्रावधान लाया गया कि कंपनी के पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर 1853 का अधिनियम लाया गया। इसमें यह कहा गया कि कंपनी जो है भारतीय शासन तथा राजस्व को ब्रिटिश क्राउन के एक प्रन्यास अथवा ट्रस्टी के रूप में संभाल रही है। यह किसी निश्चित समय के लिए नहीं है, अपितु संसद चाहे जब तक है और संसद कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस शासन को अपने हाथ में ले सकता। अब इसी परिस्थितियों के बीच में जब 1857 की क्रांति होती है तो यह तात्कालिक कारण संपूर्ण सत्ता परिवर्तन का कारण बन जाता है और शासन परिवर्तन का मार्ग एकदम प्रशस्त हो जाता है। विद्रोह के कारण संसद का निर्णय और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश लोकसभा में एक बिल पेश किया। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी प्रदेशों में शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंपना था। तृतीय कारण, कंपनी के जो अधिकारी इंग्लैंड लौट कर आते थे वह बहुत अधिक धनवान हो चुके थे। वह युवा अवस्था में ही इतने अधिक धनवान हो चुके थे कि उन्हें नवाब कहा जाने लगा था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की समाप्ति की जो पृष्ठभूमि है पहले ही तैयार हो चुकी थी और कंपनी का भ्रष्ट प्रशासन और ब्रिटेन को आर्थिक लाभ न होने के कारण इंग्लैंड में व्यापक असंतोष फैलने लगा था। कंपनी का स्वरूप भी व्यापारिक संस्था से राजनीतिक स्वरूप हो चुका था। इसीलिए इंग्लैंड के व्यापारियों और व्यक्तिवादियों ने कंपनी के एकाधिकार के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भारत में कंपनी सरकार को समाप्त करने की आवाज़ उठने लगी और 1857 का विद्रोह कंपनी सरकार को समाप्त करने का तात्कालिक कारण बना और 1857 का विद्रोह विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बन गया। चतुर्थ कारण, 1857 का विद्रोह अधिनियम पारित होने के लिए एक तात्कालिक कारण बना। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार जहाँ तक भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास का संबंध है, 1857 के विद्रोह तथा उसके दमन की प्रक्रिया के लिए कटुता और तल्खी की भावना से जन्मा हुआ था, जिसने विदेशी शासन के प्रति अकर्मण्यता के युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग की स्थापना की। प्लासी के युद्ध के पश्चात
सन 1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्षीय भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए बीत चुके थे। इन 100 वर्षों में औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उसकी दमनकारी नीतियों और शोषण ने जनता के हृदय में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न कर दिया था और घृणा की भावना को बढ़ा दिया था। परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का जन्म हुआ है। परंतु यह तो मात्र तात्कालिक चिंगारी थे। वास्तविक दावानल तो राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य सभी कारणों में छिपी हुई थी। इसके उद्गार से एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला दिया। क्रांति बलपूर्वक अवश्य दमित कर दी गई, परंतु उसके लक्षण उत्तरोत्तर परिलक्षित हुए। विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों में मुख्य रूप से राजनैतिक कारण था, जिसमें अधिकांश विद्रोह का नेतृत्व उन रियासतों के राजाओं ने किया था जिनका अस्तित्व डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के द्वारा नष्ट हो चुका था या खतरे में। पंजाब पीगू को डलहौजी ने युद्ध के द्वारा विलय कर लिया था। वहीं गोद लेने की प्रथा को निषेध कर उसने सतारा, नागपुर, जैतपुर, बागाट, संभलपुर, उदयपुर, झांसी का विलय किया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध का और अन्य रियासतों का कंपनी प्रशासन में विलय कर लिया था। रियासतों के विलयन से वहाँ की जनता को अत्यधिक प्रभावित होना पड़ा, क्योंकि वहाँ की जनता अपने राजा को अपनी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक के रूप में देखते थे। भावनात्मक पहलू के आघात के अतिरिक्त यहाँ की जनता को बहुत अधिक आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी, क्योंकि वहाँ के बहुत से शिल्पकार, पंडित, योद्धा, शस्त्र निर्माता, संगीतकार अब पूर्ण रूप से अपने राज्य पर निर्भर थे। इस प्रकार के विलयन के कारण उन्हें अपने राज्य को छोड़ना पड़ा और अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी रोकना पड़ा। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने भी भारतीयों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा था। पुलिस के छोटे अधिकारी तथा निचली अदालतें पूरी तरीके से भ्रष्ट थी। जनता इन्हें कोड़ के समान मानती थी। न्यायालय में भी अब फारसी के स्थान पर अंग्रेजी में मुकदमों को सुना जाने लगा था। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद केवल सूबेदार का मिल सकता था और जिसका जो वेतनमान था वो 60 या 70 रुपये से अधिक नहीं होता था। वहीं आर्थिक कारणों में ग्राम प्रधान कृषि प्रदेश भारत को औपनिवेशिक काल ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। जहां ग्रामीण आर्थिक स्वायत्ता को अधिकाधिक लगान वसूली ने, स्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ठोस पहुंचाई थी। अत्यधिक लगान वसूली, समय पर लगान जमा न होना, भूमि की नीलामी, महाजनों का बढ़ता शिकंजा तथा नए जमींदारों के शोषण ने किसानों की स्थिति को अत्यधिक दयनीय कर दिया था। कृषि के साथ परंपरागत हस्तशिल्प के भी नष्ट हो चुके थे। अनेक नगरों के पतन का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। शिल्पी कामगार बेगार हो गए थे। कोलकाता, ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद जैसे औद्योगिक केंद्र अपनी गरिमा खोते जा रहे थे। धन का निष्कासन अधिक होने के कारण भारतीय व्यापार संतुलन के विपरीत हो गया था और दरिद्रता, भुखमरी, अकाल की स्थितियां निर्मित हो चुकी थी। 1857 की क्रांति में जितना महत्व अन्य पक्षों का रहा है, उतना ही सामाजिक धार्मिक कारणों का भी रहा है। 1813 में ईसाई धर्म प्रचारकों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की खुली छूट मिली थी, जो भारतीयों की संस्कृति पर गहरा आघात पहुंचा रहे थे। वहीं 1850 में लागू धार्मिक अयोग्यता नियम इसको और अधिक गहराते जा रहा था, जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने के पश्चात भी पुत्र अपने पिता की संपत्ति में वंशानुगत रूप से वंचित नहीं किया जा सकता। अंग्रेज विजेता होने के कारण भारतीयों के प्रति कठोर और निष्ठुर व्यवहार कर रहे थे। जाति भेद की भावना से भी प्रेरित थे। भारतीयों को असभ्य, अंधविश्वासी समझते थे, साथ ही घृणा और उनके साथ तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते थे। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने संपूर्ण वातावरण को बहुत अधिक दूषित कर दिया था। इस तरह भारतीय धर्म व संस्कृति पर आघात की स्थिति लोगों को विचलित कर रही थी। सैनिक भी आम जनता के कष्टों से निष्ठुर व्यवहार कर रहे थे। जाति भेद की भावना से भी प्रेरित थे। भारतीयों को असभ्य, अंधविश्वासी समझते थे, साथ ही घृणा और उनके साथ तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते थे। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने संपूर्ण वातावरण को बहुत अधिक दूषित कर दिया था। इस तरह
भारतीय धर्म व संस्कृति पर आघात की स्थिति लोगों को विचलित कर रही थी। सैनिक भी आम जनता के कष्टों से अनभिज्ञ नहीं थे, साथ ही साथ उनकी स्थिति भी कुछ सही नहीं थी। इसी समय जनरल कैनिंग के द्वारा प्रतिपादित जनरल सर्विस एंड एनलिस्टमेंट एक्ट और डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं भी समाप्त कर दी गई थी। उपरोक्त कारणों के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों को लेकर घृणा लगातार बढ़ते जा रही थी और इसी समय जब चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के आदेश ने चिंगारी का कार्य कर दिया और विस्फोट 1857 की क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। भारतीय शासन के क्षेत्र में एक नई युग की शुरुआत हुई। नई प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 में शाही घोषणा की, जिसे भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित उस दरबार में पढ़कर सुनाया, जिसमें भारत सरकार के लोग तथा देसी रियासतों के राजे महाराजे उपस्थित थे। एक नवीन व्यवस्था का आरंभ महारानी विक्टोरिया की घोषणा सन 1858 में हुआ। घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि नरेशों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उन्हें स्वेच्छा से गोद लेने का अधिकार होगा। कंपनी द्वारा उनके साथ की गई संधियों व करारों का पालन किया जाएगा। 1857 में विद्रोह में भाग लेने वाले विद्रोहियों के साथ में दया और क्षमा का व्यवहार किया जाएगा। सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों को बिना किसी पक्षपात के योग्यता के अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति का अवसर प्रदान कर दिया गया। घोषणा में यह भी विश्वास दिलाया गया कि जनता को उनके धार्मिक विचारों और विश्वासों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। देश की परंपरा, आस्था और रीति रिवाजों का आदर भी किया जाएगा। इस प्रकार महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के आने के पश्चात लॉर्ड पाल्मस्टन ने संसद में इंडिया बिल पारित करने की सिफारिश की। इसी समय कैबिनेट का पतन हो गया और नवनिर्मित डर्बी कैबिनेट के वित्त मंत्री डर्बी ने एक नया इंडिया बिल प्रस्तुत किया। इस बिल को संसद का समर्थन नहीं मिला और दोनों दल ने मिलकर एक नया बिल तैयार किया, जो पारित होने के बाद भारतीय शासन सुधार संबंधी और जो पारित होने के पश्चात में भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। अब अधिनियम के जो मुख्य उपबंध है वो इस प्रकार है। हम 1858 के अधिनियम के उपबंधों को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, गृह सरकार से संबंधित उपबंध। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन कंपनी से लेकर सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत के सभी प्रादेशिक तथा राजस्व देसी रियासतों पर प्रभुसत्ता का अधिकार व रियासतों से कर वसूलने का अधिकार ताज को दे दिया गया। अधिनियम द्वारा संचालक मंडल, गुप्त समिति और नियंत्रण मंडली के सारे अधिकार और कार्य ब्रिटिश सम्राट के प्रधानमंत्री को सौंप दिए गए तथा उन्हें समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट के प्रधानमंत्री को भारत सचिव कहा गया। 15 सदस्यों वाली एक परिषद का निर्माण किया गया। इसका काम भारत सचिव की सहायता करना था। परिषद के 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे और 7 सदस्यों की नियुक्ति भूतपूर्व संचालकों के द्वारा की जाती थी। इनमें से 9 वे होते थे जिन्होंने या तो भारत में 10 वर्ष की नौकरी की हो अथवा नियुक्ति के समय भारत से लौटे हुए उन्हें 10 वर्ष से अधिक का समय ना हुआ। संचालकों को केवल एक ही बार सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार था। संचालकों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति सम्राट के द्वारा होती थी और यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यह नियुक्ति सम्राट के द्वारा होगी। भारत सचिव भारतीय परिषद के सदस्य एवं इंडिया ऑफिस के सभी व्यय भारतीय राजस्व से देने का निश्चय किया गया। परिषद के सदस्य सदाचरण तक ही इस पद पर रह सकते थे। शिकायतों पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर सम्राट इन्हें पदच्युत कर सकता। परिषद की बैठक सप्ताह में एक बार निश्चित की गई और कम से कम 5 सदस्यों को इसमें उपस्थित होना अनिवार्य था। इंग्लैंड में भारत संबंधी मामलों का निर्देशन भारत सचिव को करना होता था। हर पत्राचार या आदेश पर उसके हस्ताक्षर होना अनिवार्य थे। भारत या किसी भी प्रदेश पर इंग्लैंड को प्रेषित प्रेषण को भारत सचिव को संबोधित करने का प्रावधान किया गया था। परिषद के निर्माण
बहुमत से होते थे, परंतु भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया था कि वह उसे माने अथवा ना माने। युद्ध, शांति तथा देशी रियासतों से समझौते के बारे में भारत सचिव को बिना परिषद से पूछे आदेश जारी करने का अधिकार था। भारत सचिव को कुछ आदेश और कुछ पत्र बिना संचालक मंडलों को दिखाए ही प्रेषित करने का अधिकार प्राप्त था। भारत सचिव परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता था और उसे मतभेद होने पर अंतिम निर्णय सुनाने का भी अधिकार प्राप्त था। भारत सचिव परिषद का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कई समितियों का निर्माण कर सकता था और उसके बीच में विभागों का बंटवारा कर सकता था। भारत सचिव वार्षिक कार्यक्रम का ब्यौरा, देश की भौतिक नैतिक प्रगति की रिपोर्ट तैयार कर ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। भारत सचिव को एक निगम निकाय घोषित किया गया था जिसे इंग्लैंड और भारत में मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। अब भारत सरकार भारत शासन अधिनियम के द्वितीय उपबंध जो हैं वो भारत सरकार से संबंधित है। सम्राट भारत के गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर की नियुक्ति भारत सचिव और उसकी परिषद के परामर्श से करता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल सम्राट की स्वीकृति से करता था। कंपनी की नाविक शक्ति और सैनिक सेवाएं क्राउन की सेवा में बदल गई और उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन का अधिकार क्राउन को दे दिया गया। भारत की सीमा के बाहर किसी भी सैनिक कार्यवाही पर भारतीय राजस्व बिना संसद की अनुमति के खर्च नहीं किया जा सकता था। बाह्य आक्रमण रोकने अथवा आकस्मिक घटना का सामना करने के लिए ही भारतीय राजस्व खर्च किया जा सकता था। किसी झगड़े या युद्ध से संबंधित भारत सरकार को दिए गए आदेश को 3 माह के भीतर या संसद की बैठक के 1 माह के अंदर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक था। कंपनी द्वारा की गई संधियों का आदर करना और उसके सभी अनुबंधों, समझौतों और उत्तरदायित्व को भारत सचिव लागू कर सकेगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। महारानी की घोषणा द्वारा भारत का ताज हस्तगत करने के संबंध में देशी नरेश और भारतीय जनता को घोषणा की जाएगी। अब भारतीय शासन अधिनियम 1858 के उपबंधों को जानने के पश्चात इसका मूल्यांकन करना भी अति आवश्यक है। यदि 1858 का मूल्यांकन किया जाए तो जब 1858 का अधिनियम का निर्माण किया गया था तब यह कहा गया था कि यह अधिनियम भारत के शासन को उत्तम बनाने के लिए निर्मित किया गया है। यद्यपि इस अधिनियम के द्वारा भारत प्रशासन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया, किंतु उसका संवैधानिक एवं क्रांतिकारी महत्व अवश्य है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय इतिहास में एक नई अवधि का सूत्रपात हुआ। कंपनी की सत्ता समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। सरकार के ढांचे में भी परिवर्तन हुआ। पहले शासन का दायित्व संचालक मंडल, नियंत्रण मंडल के हाथों में होता था, किंतु नई व्यवस्था के अनुसार द्वैध शासन पद्धति के स्थान पर एक नवीन व्यवस्था को लागू किया गया। भारत का शासन भारत सचिव और उसकी परिषद के हाथों में सौंप दिया गया, क्योंकि भारत परिषद एक स्वतंत्र संस्था थी और इसके सदस्यों को भारतीय समस्या का पूरा ज्ञान होता था। गौरव, शक्ति और अधिकार का प्रतीक भारत सचिव का पद भी इसी अधिनियम की देन है। साधारण सुधारों के साथ ब्रिटिश शासन में अंत काल तक चलती रही। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासक और देशी रियासतों के मध्य में मधुर संबंध स्थापित हुए और सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि देशी राजाओं के गौरव और उनकी प्रतिष्ठा के सम्मान की रक्षा की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा धार्मिक सहनशीलता के सिद्धांत को भी रखा गया, परंतु यदि गहन अवलोकन किया जाए तो यह अधिनियम भारत सरकार के ढांचे में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नहीं लाता। सारा कार्य पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। शासन कार्य में किसी भी भारतीय को भाग नहीं दिया गया और किसी प्रतिनिधि संस्था की स्थापना नहीं की गई। 1858 के अधिनियम का बुरा परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय शासन में रुचि कम हो गई। कंपनी के काल में संसद सक्रिय सर्वेक्षण और आलोचना की दृष्टि से
भारतीय मामलों में रुचि लेता था, किंतु अब भारतीय सचिव पर ही भारतीय मामलों को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया। अधिनियम से भारत के आर्थिक पक्षों को भी बहुत अधिक गहरा आघात लगा, क्योंकि भारत सचिव और उसकी संपूर्ण परिषद के जो व्यय थे वह भारतीय राजस्व से ही दिए जाते थे। इस तरीके से भारतीय राजस्व पर भी आर्थिक बोझ जो था वह लगातार बढ़ता जा रहा था। अंततः A.B. कीत का यह कथन उल्लेखनीय है कि कारण जो कुछ भी हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सन 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के प्रति सजग नहीं रही जितनी पहले कंपनी के शासन के दौरान थी, और यह बात सराहनीय नहीं। धन्यवाद।